आज की इस जो निरुद्देश्य शिक्षा है, इसके संदर्भ में बहुत पहले लिखा था, तो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। आप इसे ज़रा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे और इसकी गहराई में जाने की कोशिश करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भविष्य का प्रश्न। वह भी दिन था जब एक छोटी सी पट्टी लेकर, स्लेट लेकर तुम पहले पहले किसी प्राइमरी स्कूल में गए। तुम्हारी शिक्षा अभी शुरू हुई थी और आज एक यह भी दिन है जब तुम 10वीं परीक्षा पास हो गए हो। कितनी दूरी है उन दिनों में और इन दिनों में। कितना बड़ा समुद्र पार करके तुम आज इस किनारे पर आए हो। इसे सही अर्थों में तुमसे ज्यादा कौन जान सकता है। जब से तुम कक्षा 4-5 में आए थे, तभी से तुम्हारी सारी आकांक्षाएं, तुम्हारी सारी इच्छाएं, चाहें, कामनाएं इसी 10वीं कक्षा पर आकर सिमट गई थी। तुम सोचा करते थे कि हे भगवान, कब आएगा वो दिन जब हम 10वीं पास हो जाएंगे, मैं 10वीं पास हो जाऊंगा। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि हर साल जब दूसरे 10वीं में बच्चे पास होते थे, तब तुम कसमसा कर रह जाते थे कि मैं किस दिन कूद कर उन दिनों को पार कर लूं। मैं कब उस इतने बड़े समुद्र को पार कर लूं। जाने कितनी बार तुमने सपनों में भी देखा होगा कि तुम 10वीं पास हो गए। सपने में ही तुम फूल कर कुप्पा हो गए और जब आंख खुली तो तुम बहुत दुखी हुए। सचमुच तुम्हारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा 10वीं पास करने की थी। खुशी की बात यह है कि आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई और तुम आज 10वीं पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। जिन विद्यार्थियों ने तुम्हारे साथ परीक्षा दी थी, उनमें से आधे अनुत्तीर्ण हो गए और उनके चेहरे उदास हो गए, उनका हृदय हताश हो गया, उन पर गम का, दुख का पहाड़ टूट गया। और तुम्हारा भाग्य अच्छा है। माता पिता भी तुमसे प्रसन्न हैं क्योंकि तुम 10वीं पास हो गए। अध्यापक भी तुम्हारे बहुत प्रसन्न हैं। जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। रिश्तेदारों ने भी तुम्हारी प्रशंसा की। जिनके बच्चे फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, उनके लिए तुम एक आदर्श पुत्र श्रवण कुमार बन गए। तुम्हारी सफलता के लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूं, पर मैं इस अंधी बधाई में विश्वास नहीं रखता। मैं आंख वाली बधाई में विश्वास रखता हूं। इसलिए बधाई के साथ मैं तुमसे यह पूछता हूं कि अब तुम 10वीं पास हो गए, अब क्या करोगे। मैं जानता हूं कि तुम्हें यह अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इस समय तुम हर्ष से भरे हो, खुशी से भरे हो। खुशियों का ठिकाना नहीं। हर्ष एक प्रबल प्रमाद होता है और प्रमाद में आदमी काम की बात सुनना पसंद नहीं करता। कितने भी उससे आप काम की बात करें, वो पसंद नहीं करेगा। पर क्या करूं, मैं तुम्हारा नादान दोस्त नहीं।
मैं तुम्हारा वो नादान दोस्त नहीं हूं जो तुमसे बिना मतलब की बातें करूं, इसलिए मैं विवश हूं। और हर्ष की इन घड़ियों में, हर्ष की इन पलों में, खुशी के इस समय में मैं तुमसे कर्तव्य की चर्चा आरंभ करूं, ये मेरा कर्तव्य है। तो मेरा प्रश्न है कि तुम अब क्या करोगे। मेरा विश्वास है कि 90% तुम्हारा उत्तर कुछ इस प्रकार होगा कि जी अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, फिर सोचेंगे। और फिर सोचूं भी क्या, 10वीं पास को कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता। सोचता हूं कॉलेज में भर्ती हो जाऊं और बीए कर लूं, ऐसा ही उत्तर आपका होगा। तुम्हारा उत्तर सही है कि 10वीं को कोई नहीं पूछता। सचमुच वो जमाना चला गया, वो दिन लद गए जब 10वीं वाला थानेदार हो जाता था, बड़े से बड़ी नौकरी मिल जाती, डिप्टी हो जाता था, कलेक्टर हो जाता था। वो समय बीत गया, वकील हो जाता था, बड़ा बाबू बन जाता था। तो वो जमाना तो चला गया। उसके लिए 10वीं पास करने में उस जमाने में 4 दरवाजे खुल जाते थे। आज की दशा ये है कि पढ़े लिखे लोगों की सूची में 10वीं पास करने वाले का कोई स्थान नहीं है, 0। इस स्थिति में तुम और आगे पढ़ना चाहते हो, तुम्हारा जवाब सही है, इसलिए तुम और आगे पढ़ना चाहते हो। मैं तुम्हारी बात का समर्थन करने के लिए तैयार हूं, पर इससे पहले कि मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं तुमसे, इससे पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या तुम समझते हो कि बीए जिस दिन तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, पास हो जाओगे, उस दिन तुम्हारी दशा आज से श्रेष्ठ होगी, आज से अच्छी होगी। अर्थात उस दिन तुमको आज से अधिक सुलभ महसूस होगा, तुम आज से अच्छा महसूस करोगे। स्पष्ट है कि तुम्हारे चेहरे से दिखाई दे रहा है, तुम्हारी आवाज से ये बात स्पष्ट हो रही है कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर हाँ कहने से झिझक रहे हो, हिचकिचा रहे हो। मैं तुम्हारी झिझक के लिए, हिचकिचाहट के लिए तुम्हारी निंदा नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी झिझक उचित है। तुम और मैं दोनों ही इस बात को जानते हैं कि हमारे घर के आसपास अनेक इंटर बीए पढ़े लिखे लोग, युवक युवतियां बेकार हैं या फिर किसी बेकार के काम में लगे हुए हैं, बेकार के काम में अपना समय बिता रहे हैं। इस स्थिति में यह विश्वास कैसे किया जाए कि बीए उत्तीर्ण करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सच्चाई यह है कि तुम किसी विश्वास और आशा के कारण आगे पढ़ना नहीं चाहते, तुम विवशता के कारण आगे पढ़ना चाहते हो, क्योंकि तुम 2 अच्छाइयों में से सर्वोत्तम अच्छाई चुनने की स्थिति में नहीं हो। तुम तो बुराइयों में से छोटी बुराई को चुनने की स्थिति में फंसे हुए हो। तुम्हें बेकार जीवन और निरुद्देश्य विद्यार्थीपन में से एक चुनना है, और यह मानना पड़ेगा कि इस दृष्टि से तुम्हारा चुनाव भी उत्तम है, क्योंकि बीए पास करने में और कुछ लाभ हो या ना हो, बीए जब आप ज्वाइन कर लेंगे उसमें आपको कोई और लाभ हो या ना हो, लेकिन यह बात पक्की है कि अगले 3-4 वर्ष मजे से कट जाएंगे। कॉलेज जाओगे, आओगे, कहीं कॉलेज में कैंटीन में जाओगे, इधर उधर पार्कों में बैठोगे, ऐसे करते करते 3-4 साल बड़े मजे से कट जाएंगे। एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि तुम एक नवयुवक हो,
और तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास विवेक है, तुम्हारे पास कार्य करने की शक्ति है। फिर इस असहाय स्थिति में क्या हो कि एक अभागे अनाथ की तरह उद्देश्यहीन शिक्षा में अपने जीवन के सर्वोत्तम दिन नष्ट कर दोगे? मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। जीवन एक बहुत बड़ी विडंबना है कि तुम जिस स्थिति में फंसे हो उसका निर्माता समाज है, तुम नहीं हो। उसका निर्माण करने वाला समाज है। तुम दूसरों का दंड भोग रहे हो, तुम दूसरों का दंड भोग रहे हो, परंतु तुम सब उस परिस्थिति को समझकर उस दंड से बच सकते हो। चलिए मैं तुम्हें रहस्य की बात बताता हूं और समझाता हूं। तुम 10वीं पास हो गए, इसका अर्थ है कि जीवन में तुमने प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। दूसरे शब्दों में मैं तुम्हारी स्थिति उस यात्री जैसी मान लेता हूं जिसे टिकट मिल गया, पर वो ये नहीं जानता है कि उसे किस गाड़ी में बैठना है। वह भूल से गलत गाड़ी में बैठकर भटक भी सकता है, जैसा कि तुम्हारे सामने खतरा बना हुआ है। 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद तुम्हें टिकट मिल गया है, लेकिन तुम नहीं जानते जाना किधर है। ऐसा खतरा तुम्हारे सामने बना हुआ है। अच्छा, मैं आपको वह रहस्य की बात बताता हूं जिसे आपको ध्यान से सुनना है। रेल में पहले 3rd होता था, इंटर होता था, 2nd होता था, 1st होता था, 4 दर्जे होते थे। अब इंटर टूट गया और कुछ वर्षों बाद 3rd भी टूट जाएगा। ऐसी खबर है कि कुछ वर्षों बाद 3rd भी टूट जाएगा और केवल 2 दर्जे बचेंगे। 2 दर्जे ही रह जाएंगे। तुमने कभी इस पर ध्यान दिया कि ये इंटर क्यों तोड़ दिया गया और ये 3rd तोड़े जाने की तैयारी क्यों है? कभी इस बात पर सोचा? यह रेल की व्यवस्था नहीं है, यह समाज की व्यवस्था है। बहुत गंभीर बात है ये कि हमारे देश में एक समाज व्यवस्था टूट रही है और दूसरी समाज व्यवस्था बन रही है। तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है कि तुम इस प्रश्न की इतनी बात समझ लो कि अब तक जो समाज व्यवस्था चल रही थी उसकी मुख्य शक्ति मध्यम श्रेणी के लोग थे। इस समाज व्यवस्था में सबसे नीचे श्रेणी के लोगों को तो अधिकार है ही नहीं, कोई शून्य है, बिल्कुल उनकी कोई आवाज नहीं है, न पहले थी। सबसे ऊपर श्रेणी के जो लोग हैं इन्हें चूस कर अपने ऐशो आराम के सामान को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और देश एवं समाज की चिंता से दूर अपने आनंद में मस्त रहते थे। इसी कारण हमारा सामाजिक जीवन मध्यम श्रेणी के लोगों का जीवन था। किसान निर्जीव थे, बिल्कुल पिसे हुए। बहुत बुरी हालत थी किसान की, क्योंकि जागीरदार शोषक थे और विदेशी सरकार और किसानों के बीच की ये जो जागीरदार थे, कड़ी थे, बिचौलिया थे। जैसे इंटर श्रेणी टूट गई वैसे ही जमींदार भी टूट गए, समाप्त हो गए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पुरानी समाज व्यवस्था में जो मध्यम श्रेणी समाज की शक्ति का साधन थी, स्रोत थी, वह नई समाज व्यवस्था में नहीं रह सकती। नई समाज व्यवस्था में वो नहीं रह सकती। धीरे धीरे टूट रही है और टूटती ही जाएगी और टूटती ही जाएगी। वह मध्यम श्रेणी टूटकर कहां जाएगी? यह एक आवश्यक प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके उत्तर के लिए एक प्रश्न और अपेक्षित है। एक प्रश्न और सामने आके खड़ा हो जाता है, क्या
कि वे टूटे हुए जमींदार कहां चले गए, वो इंटर श्रेणी के जो यात्री थे वो कहां चले गए, जाते कहां। जमींदार जो संपन्न थे वे ऊंचे ऊंचे उद्योग धंधों में लग गए, बड़े बड़े व्यापारों में लग गए, व्यवसायों में लग गए। शेष किसान हो गए, खेती या दूसरे छोटे व्यापारों में लग गए, तृतीय श्रेणी में आ गए। मध्यम श्रेणी के टूटने पर भी 90% आदमी जो साधारण सिंपल हैं, बिल्कुल साधारण है, नीची श्रेणी में चले जाएंगे। बाबूगिरी को छोड़कर परिश्रम का काम करने लगेंगे और शेष जो विशिष्ट प्रतिभा और ज्ञानवान से संपन्न लोग बचे हैं वे ऊंची श्रेणी में चले जाएंगे। इंजीनियर, वैज्ञानिक, साहित्यकार, अध्यापक, प्रोफेसर हो जाएंगे। इस बात से नीचे का वर्ग आज की तरह अशिक्षित, असहाय, उदास, हताश नहीं रहेगा और ऊंचे वर्ग की जो ऊंचाइयां इतनी अधिक नहीं रहेंगी कि वह नीचे के वर्ग से एकदम अलग दिखाई दे। बात मेरी समझ में आ गई होगी, ताश के तुरुप के पत्ते की तरह से समझ में आ गई होगी। सारा मसला इस समय तुम्हारे सामने खुला हुआ है और इस खुलावट में तुम अपना रास्ता भी साफ साफ चुन सकते हो। अपना रास्ता चुन सकते हो। अगर ऊपर मेरी बात समझ में आ गई है तो रास्ते खुल गए हैं। मेरा विचार है कि तुम उस मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हो जो अभी तक टूटा नहीं। तो सबसे पहले अपने को पूरी ईमानदारी से तौलो, तराजू में तौलो कि तुम उस 90% में हो जो नीचे की श्रेणी में आ जाएंगे या उस 10% में हो जो ऊपर की श्रेणी में चले जाएंगे। इसकी जांच तुम्हें करनी है और इसकी जांच कैसे हो यह एक उचित प्रश्न है और इसका उत्तर यह है कि 10वीं के अंकों की जो सूची आपके पास आई है, जो मार्कशीट आपके पास आई है, उसे आप बहुत ध्यान से देखो। तुमने कैसे अंक प्राप्त किए हैं? क्या तुमने केवल 36% उत्तीर्ण होने योग्य ही अंक प्राप्त किए या क्या तुमने 60-65% से ऊपर अंक प्राप्त किए? और फिर यह देखो कि तुमने परीक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक पढ़ी या कोई पासबुक पढ़ी या कोई नोट्स, इंपोर्टेंट्स पेपर पढ़े या कोई गैस पेपर पढ़े। आपने किस माध्यम से परीक्षा की तैयारी की थी जिससे तुम्हारे ये अंक आए? चाहे वो 36% हो, चाहे वो 60% हो, चाहे वो 90% हो। क्या पाठ्य पुस्तक पढ़ने से आए? क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से आए? ये तुम्हें देखना है। ये जो तुम्हें अंक मिले क्या किस सहारे से मिले? क्या माध्यम था इनको प्राप्त करने का? क्या तुम्हारे परिश्रम के कारण मिले या कोई सिफारिश वारिश या नकल वकल के आदि की सहायता से मिले? नकल करने की भी एक कला होती है, छोटी बात नहीं है। जिंदगी में आज तक जो कुछ भी हमने सीखा नकल करके ही सीखा। बोलना सीखा, चलना सीखा, सुनना सीखा और बहुत सी बातें हमने देखकर सीखी अपने बड़ों को। सब नकल की। नकल करनी चाहिए, संवैधानिक दृष्टि से जहां मना हो वहां नहीं करनी चाहिए। बाकी नकल तो इंसान को विद्वान बना देती है। संवैधानिक दृष्टि से जहां मना हो वहां नकल नहीं करनी चाहिए। परीक्षा में संवैधानिक दृष्टि से मना होता है। तो इसलिए क्या तुमने परिश्रम से पास हुए या तुमने बहुत कोई सिफारिश लगा दी, नकल मिल गई और परीक्षा पास हो गए और फिर तुम इस परीक्षा को पास कर लेना ही बस पर्याप्त समझते हो, सफिशिएंट है, बिल्कुल फिट।
मिल गया जो हमें मिलना था, इतना ही पर्याप्त समझते हो? क्या डॉक्टरी, वकालत, अध्यापकी, व्यापार और बहुत से कार्य, उसमें सफलता पाने का अखंड विश्वास तुम्हारे मन में नहीं है? या कोई कार्य न मिलने के कारण विवशता में तुम अब ये सोच रहे हो कि अब कोई काम तो मिलेगा नहीं, चलो थोड़ा और बीए कर लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं? यदि पहले प्रश्न का उत्तर हाँ है तो तुम प्रयत्न करने पर 10% में आ जाओगे। ऊपर जो 90% और 10% थे ना, अगर पहले प्रश्न का उत्तर हाँ है तो तुम 10% में आ जाओगे, और इस निश्चय के बाद मार्ग स्पष्ट हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। और वह यह है कि तुम यदि 10% में हो तो आगे की पढ़ाई जारी रखो, दिन रात एक कर दो, एक तप की तरह से जुट जाओ, एक तपस्वी भी बन जाओ और अपने करियर का निर्माण करो। और यदि 90% में हो तो आगे मत पढ़ना, किसी भी हालत में आगे मत पढ़ना। कोई कितने भी लाख पुलाव पुकाए, आकर पकाए और खिलाए तुम्हें, पर तुम मना कर देना, हम तो नहीं पढ़ेंगे। समझ लो, यदि तुम ख्याली पुलाव खाने लग गए, यदि तुम ख्याली पुलाव में फंसकर आगे पढ़ने के लिए तैयार हो गए, तो जीवन के अगले 4 वर्ष ही नहीं, पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि तुम 90% में हो। 10% में हो तो नो प्रॉब्लम, बट 90% में हो तो आगे के केवल 4 वर्ष ही नहीं, होल लाइफ स्पॉइल। क्योंकि द्वितीय और तृतीय श्रेणी में बीए करके जिस दिन जब तुम जीवन के क्षेत्र में, मैदान में उतरोगे, तो तुम्हें सड़कें आज से कम चौड़ी मिलेंगी, नैरो, संकरी, दरवाजे आज से अधिक बंद मिलेंगे, बिल्कुल क्लोज। और तुम इस योग्य भी नहीं रहोगे कि तुम कोई नया रास्ता चुन लो, तुम कोई नया मार्ग चुन सको और उस मार्ग पर चल सको और कुछ बन सको। मेजर प्रॉब्लम, फिर क्या करें? बहुत विवेकपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत विवेकपूर्ण प्रश्न है कि फिर क्या करें। और मेरा एक छोटा सा संक्षिप्त उत्तर है कि यदि आप ग्राम के निवासी हैं, गांव में रहते हैं, तो खेती में जुट जाओ और गांव की जो सेवा कार्य हैं उसमें रुचि लो, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करो। और यदि नगरवासी हो, शहरी हो, तो कोई रचनात्मक कार्य सीखने लग जाओ और उसमें दक्षता प्राप्त करो, कुशलता प्राप्त करो। आज शायद तुम्हें यह सुझाव बहुत विचित्र लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, पर यदि लगन, परिश्रम, धीरज और ईमानदारी से तुम खोज करो तो ये जानकर तुम्हें बहुत खुशी होगी कि पढ़ने पर तो एक ही जीविका मिलती है, दफ्तर की नौकरी, पर बहुत न पढ़कर 100 जीविकाएं मिल जाती हैं। बहुत दिन पहले एक उस्ताद हाली हुए थे जिन्होंने कहा था कि न पढ़ते तो 100 तरह से कमाते खाते, अन्य कोई रास्ता नहीं है। 10-15 साल में विवश होकर यही सबको करना पड़ेगा, अपने आप 10-15 साल में विवश होकर यही सबको करना पड़ेगा। पर जो इस समय स्वेच्छा से, इच्छा से इस मार्ग पर चलेंगे वह सुखी रहेंगे, कोई दो राय नहीं है, उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे। और शेष को पछताकर, तंग होकर इसी मार्ग पर आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आना पड़ेगा, लेकिन आना पड़ेगा। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अपने बच्चों को
बड़े ध्यान से दिखाएं। सोचने का तरीका, समझने का तरीका, सुनने का तरीका, ये हमारी क्रियाएं हैं। सोचना, समझना, लिखना, पढ़ना, हंसना, खेलना। और सबसे पहले हम जब पैदा होते हैं तो सूंघने की क्रिया हमारी आती है। सबसे पहले सूंघना सीखते हैं। माँ अगर करवट बदल देती है तो रोना चालू कर देते हैं। माँ अगर घूम जाती है तो हम इधर घूमती है तो हम इधर घूम जाते हैं, दूध की तरफ घूम जाते हैं, सूंघने से। फिर हम सीखते हैं सुनना। सुनते सुनते हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। किसी विद्यालय में या किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में या किसी गुरुद्वारे में या किसी चर्च में भाषा को सीखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। भाषा एटमॉस्फेयर सिखाता है जो हम सुनकर सीखते हैं। इसलिए सुनने में बहुत निपुण होना चाहिए इंसान को। अगर सुनने में कमजोरी है तो मेरी इस वीडियो से आप एक बात ध्यान से ग्रहण कर लें कि सुनने की जो हमारी क्रिया है उसमें कुशलता लाएं, उसमें पॉलिशिंग करें। जिसने सुनना सही ढंग से सीख लिया वो भी 10% में आ जाएगा, और 10% में आ जाएगा तो जीवन में कभी रुकावट नहीं आएगी, चाहे नौकरी मिले ना मिले। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आपको अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जय मां सरस्वती।